जब भी कोई अपनी पसंदीदा कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलता है तो क्या कभी ये ख्याल आता है कि उसे हम तक पहुंचाने के पीछे कौन है। आज हम एक ऐसी ही कंपनी के बारे में जानेंगे जिसका नाम शायद पेप्सी जितना मशहूर ना हो, लेकिन जिसके बिना हो सकता है कि हमारी पसंदीदा ड्रिंक हम तक पहुंच ही ना पाए। चलिए वरुण बेवरेजेस लिमिटेड की दुनिया में उतरते हैं। ये है पेप्सी, एक ऐसा ब्रांड जिसे किसी पहचान की जरूरत नहीं है। और ये है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड यानी वीबीएल का लोगो। यही वो कंपनी है जो भारत और दुनिया के कई हिस्सों में पेप्सी, मिरिंडा और 7 अप जैसे ड्रिंक्स बनाती और पहुंचाती है। तो अगली बार जब कोई इनमें से कोई भी ड्रिंक पिए तो ये याद रखा जा सकता है कि इसके पीछे वीबीएल का एक बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। जरा इस नंबर पर एक नजर डालिए, 1124 मिलियन केस। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। वीबीएल ने सिर्फ 1 साल यानी 2024 में इतनी ड्रिंक्स बेची हैं। इससे कंपनी के विशाल पैमाने का अंदाजा लगता है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी कंपनी को चलाया कैसे जाता है, इसके पीछे क्या सिस्टम है। इसे समझने के लिए हम वीबीएल की 30वीं एनुअल रिपोर्ट और एजीएम नोटिस पर एक नज़र डालेंगे, जो हमें कंपनी के अंदर के कामकाज की एक झलक देगी। तो ये एजीएम आखिर है क्या? इसे किसी कंपनी का उसके मालिकों यानी शेयर होल्डर्स के लिए एक सालाना टाउन हॉल की तरह समझ सकते हैं। ये एक जरूरी मीटिंग होती है जहां कंपनी के डायरेक्टर्स पिछले साल के परफॉर्मेंस का हिसाब किताब देते हैं और भविष्य की योजनाओं पर बात करते हैं। वीबीएल के 2025 की एजीएम के एजेंडे में 3 मुख्य बातें थीं। पहला, ये देखना कि कंपनी ने 2024 में कैसा काम किया। दूसरा, ये तय करना कि शेयर होल्डर्स को मुनाफे का कितना हिस्सा मिलेगा, जिसे डिविडेंड कहते हैं। और तीसरा, कुछ खास डायरेक्टर्स को फिर से नियुक्त करना। ये सब किसी भी बड़ी कंपनी के लिए एक सामान्य प्रक्रिया है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा। एजीएम नोटिस के हिसाब से 2024 वीबीएल के लिए एक शानदार साल था, जिसमें जबरदस्त ग्रोथ देखी गई। आइए उनके फाइनेंशियल आंकड़ों में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि वे क्या कहानी बताते हैं। ये आंकड़े वाकई देखने लायक हैं। 2024 में भारत में वीबीएल की बिक्री 11.4% बढ़ी, लेकिन जब हम उनके इंटरनेशनल बिजनेस को भी इसमें जोड़ देते हैं तो कुल बिक्री में 23.2% की भारी बढ़ोतरी हुई, जिससे उनका कुल रेवेन्यू लगभग 25% तक बढ़ गया। इससे पता चलता है कि कंपनी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी तेजी से आगे बढ़ रही है। तो इस शानदार ग्रोथ के पीछे का राज क्या है? कंपनी के चेयरमैन रवि जयपुरिया के मुताबिक इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला, उनकी अपनी बिक्री में बढ़ोतरी। दूसरा, ज्यादा मुनाफे वाले प्रोडक्ट्स की बिक्री। और तीसरा, नई कंपनियों को खरीदना। ये उनकी कामयाब रणनीति की एक साफ तस्वीर देता है। और बस यहीं से हमारी कहानी अगले पड़ाव पर पहुंचती है। वीबीएल ने ये ग्रोथ आखिर हासिल कैसे की? इसका जवाब है देश और विदेश दोनों जगह एक सोची समझी विस्तार की रणनीति से। यहाँ हम वीबीएल की 2 तरफा विकास की रणनीति को साफ साफ देख सकते हैं। एक तरफ उन्होंने भारत में अपनी पकड़ मजबूत की और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और ओडिशा में 3 बिल्कुल नए बड़े प्लांट लगाए। दूसरी तरफ उन्होंने अफ्रीका में भी अपने पैर फैलाए, जहां उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की कंपनी बेवको को खरीदा और तांजानिया और घाना में भी अपना कारोबार बढ़ाया। लेकिन वीबीएल की कहानी सिर्फ पैसे और मुनाफे की नहीं है। कंपनी भविष्य को ध्यान में रखते हुए सस्टेनेबिलिटी पर भी जोर दे रही है। उनका मोटो भी यही कहता है, भविष्य के लिए तैयार, पर्यावरण के प्रति स्थिर। उनकी एनुअल रिपोर्ट में पर्यावरण को लेकर उनकी सोच साफ झलकती है। ये तस्वीर उनकी एक बहुत जरूरी पहल को दिखाती है, जिसमें वे पुराने या सूखे तालाबों और झीलों को फिर से जिंदा कर रहे हैं। ये उनके वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा है। सिर्फ बातें नहीं, आंकड़े भी जरूरी हैं। जरा ये नंबर देखिए, लगभग 7,300 मीट्रिक टन। ये 2024 में वीबीएल द्वारा इस्तेमाल किए गए रिसाइकल प्लास्टिक की मात्रा है। ये एक ठोस सबूत है कि वे प्लास्टिक कचरे को कम करने के लिए गंभीर कोशिशें कर रहे हैं। ये सारे प्रयास एक बड़ी लंबी सोच का हिस्सा हैं। वीबीएल ने भविष्य के लिए कुछ बड़े लक्ष्य तय किए हैं, जैसे 2050 तक नेट जीरो एमिशन हासिल करना, पानी का बेहतर मैनेजमेंट करना, सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना यानी चीज़ों को फेंकने की बजाय बार बार इस्तेमाल करना, और रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाना। तो एक साधारण सी कोल्ड ड्रिंक की बोतल से शुरू होकर एक ग्लोबल कॉर्पोरेट पावर हाउस बनने तक का ये सफ़र हमें आखिर बताता क्या है? चलिए मुख्य बातों को एक बार फिर से समझते हैं।
अगर हम वरुण बेवरेजेस की कहानी का निचोड़ निकालें तो 3 बातें सामने आती हैं। पहला, इसका विशाल पैमाना। दूसरा, इसका तेजी से होता ग्लोबल विस्तार। और तीसरा, इस विस्तार को हमारे प्लैनेट की ज़रूरतों के साथ बैलेंस करने पर बढ़ता हुआ ध्यान। और ये कहानी हमें एक बड़े और ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जैसे जैसे वीबीएल जैसी कंपनियां और बड़ी होती जाएंगी, उनकी सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? क्या वे मुनाफा कमाने की दौड़ और हमारे ग्रह को बचाने की जिम्मेदारी के बीच एक सही संतुलन बना पाएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब न सिर्फ वीबीएल को बल्कि पूरी इंडस्ट्री को आने वाले समय में ढूंढना होगा।